Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में हम लोग बायोटेक के सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल को डिस्कस करने वाले हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बायोटेक्नोलॉजी दैट इज वेक्टर्स. सो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. तो जिन लोगों ने अब तक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वीडियो नहीं देखी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नहीं समझा है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आपने नहीं समझा है तो बायोटेक का बेस नहीं समझा है. बिकॉज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स. मॉलिक्यूलर सीजर्स मींस अगर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करना है, मॉलिक्यूल्स को कट करना है, डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट करना है, तो आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए. सिमिलरली अगर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है इनटू द होस्ट, आप डायरेक्ट तो ट्रांसफर नहीं कर सकते ना. तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए जिन टूल्स की रिक्वायरमेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, उन्हीं टूल्स को वेक्टर्स कहा जाता है. तो वेक्टर्स को व्हीकल फॉर क्लोनिंग बोलते हैं. ओके, दीज आर द व्हीकल फॉर क्लोनिंग. अब व्हीकल फॉर क्लोनिंग क्यों बोलते हैं, इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है. व्हीकल फॉर क्लोनिंग, सपोज आप अपने पेनक्रियास से, बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को आइसोलेट कर ले फ्रॉम द डीएनए, तो ये आपका हो गया इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. ओके, ये हो गया आपका इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा. तो इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को मुझे किसी सेकेंड पर्सन में इंट्रोड्यूस करना है. क्लियर ना. इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को सेकेंड पर्सन में इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि वो इंसुलिन डेफिशिएंट है, यानी वो डायबिटिक है. तो मुझे करना क्या होगा, मैं इस जीन को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता. मुझे इस जीन को पहले वेक्टर से बाइंड करना होगा. ओके, तो इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इनटू द इकोलाई. ठीक है, इकोलाई में ये है बेटा प्लास्मिड वेक्टर. दिस इज द प्लास्मिड ऑफ इकोलाई, और ये हो गया आपका कंप्लीट इकोलाई बैक्टीरिया. क्लियर ना. अब इस जीन को मुझे इस प्लास्मिड में इंट्रोड्यूस करना है. तो ये भी क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि पहले तो इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे. तो मेम्ब्रेन को तो डाइजेस्ट हम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम. सो लाइसोजाइम डाइजेस्ट और ब्रेक्स द मेम्ब्रेन. चलिए, मेम्ब्रेन गया. अब फर्स्ट टूल हम यूज करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार वीडियो जरूर देख लें जिन्होंने नहीं देखा है. तो लाइसोजाइम से मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करने के बाद, सपोज ये मेम्ब्रेन यहां से अब ब्रेक हो गया, तो पैसेज मिल गया. लाइसोजाइम के थ्रू पैसेज मिल गया, सेल में एंट्री मिल चुकी है. अब मैं क्या करूंगा ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक पर्टिकुलर साइट पे सेगमेंट को रिमूव करूंगा. मैं भी सिर्फ एक समरी बता रहा हूं, अभी इसी चीज को हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं. और इस पर्टिकुलर साइट पे मैं इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को बाइंड कर दूंगा. इससे होगा क्या, ये जो सेगमेंट बना है ये हो गया आपका इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, एंड इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन बाइंड किससे है, बाइंड है ये प्लास्मिड वेक्टर से. ओके, या प्लास्मिड से. तो यहां पे भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक. अब इस इकोलाई के थ्रू हम इसका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं. एली लिली कंपनी जो है अमेरिका की, जो ये प्रोडक्ट बनाती है ह्यूमुलिन, ओके, तो वो ह्यूमुलिन का प्रोडक्शन इसी तरह से करती है. तो जितनी बार इकोलाई रेप्लिकेट करेगा या जितनी बार इसके प्लास्मिड्स रेप्लिकेट करेंगे, उतनी बार हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा. क्लियर ना. फाइनली मुझे करना क्या है ना, इस इकोलाई को इंट्रोड्यूस करना है इनटू द होस्ट. होस्ट में भी सेम प्रोसेस, हम होस्ट के भी उस डिफेक्टिव इंसुलिन जीन को आइसोलेट करेंगे बाय द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. वेक्टर से भी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे
एंड फाइनली हम उस पर्सन के पर्टिकुलर लोकेशन पे इस चीन को बाइंड करेंगे। बाइंड करने के लिए हमें डीएनए लाइगेज चाहिए एंड उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज इसको पॉलीमराइज करके इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता रहेगा। सेल टू सेल कॉपी नंबर्स बनती रहेंगी। बेसिक्स क्लियर हुआ ना? तो एटलीस्ट व्हीकल फॉर क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर। किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए आपको वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। वेक्टर्स का मेन फंक्शन क्या है? दे सर्व टू ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में ट्रांसफर करता है। क्लियर हुआ ये? चलिए, ये पोर्शन आपको क्लियर हो गया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम समझते हैं वेक्टर्स के फीचर्स। कैसे हम किसी वेक्टर का सिलेक्शन करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट। क्लियर ना बच्चों? अब जो पार्ट आप लोग पढ़ने वाले ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द वेक्टर। और वैसे भी बायोटेक एंड इट्स प्रिंसिपल में ना जितना इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है एज ए टूल, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों का अपना इक्वल इंपॉर्टेंस है। चाहे आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे देख लें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस केम इनटू द बोर्ड एग्जामिनेशन, इनटू द नीट एग्जामिनेशन, सेम फॉर द वेक्टर्स। सो यहां से अब आपको इसके फीचर्स समझने हैं। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वेक्टर? फीचर्स क्या होने चाहिए वेक्टर्स के? चलिए, पहला फीचर जो हर एक वेक्टर का हॉलमार्क कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, द फर्स्ट फीचर इज अ वेक्टर मस्ट कंटेन और मस्ट पोजेस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी हर एक वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है ना, तो वहां पे एक टॉपिक था डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में ये चीज आपको याद होगी कि डीएनए एक पर्टिकुलर साइट पे आके अनजिप्ड हो जाता था। अनजिप्ड होने का पर्पस क्या था? अनजिप्ड होने का पर्पस ये था कि अब ये टेम्पलेट का काम करता था और इस टेम्पलेट पे न्यू मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते थे। ठीक है, आई होप ये आपने पढ़ा है। इनकेस आपने नहीं भी पढ़ा है तो ये है इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी वो पर्टिकुलर साइट जहां पे डीएनए अनजिप्ड होगा और अनजिप्ड होने के बाद स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। और टेम्पलेट का मतलब क्या है? इस पे पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? इसी पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होंगे और इस पॉलीमरेज से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये जो नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, अगर इन मॉलिक्यूल्स को मैं सेपरेट कर लूं तो देखिए ये एक मॉलिक्यूल आ गया। सेम इसको भी बाद में, क्योंकि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये हमारे डीएनए का भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, बट ये बाद में डीएनए लाइगेज से अब बॉन्ड होके एक सिंगल स्ट्रैंड और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा डीएनए बन गया। ये डीएनए बन चुका है और यहां पे जो नए स्ट्रैंड्स थे, इन स्ट्रैंड्स को देखिए यहां पे मैं शिफ्ट कर रहा हूं, एरो से इंडिकेट कर रहा हूं कि ये स्ट्रैंड यहां आ गया, ये स्ट्रैंड यहां आ गया। अल्टीमेटली क्या होगा? ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आके हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो इस स्ट्रैंड का ये कॉपी है। सपोज ये 5 to 3 प्राइम पोलैरिटी का स्ट्रैंड है, तो इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड जो है वो 3 to 5 पोलैरिटी का है। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूं, ATGC अगर टेम्पलेट पे है तो ये बेस है, तो इसका पेयर क्या होगा? TACG, ये इसकी पेयरिंग होगी।
और ATGC है तो इसकी पेयरिंग इसके ऊपर भी TAC एंड G ही बनेगी। तो ये TACG जो है ये इस स्ट्रैंड का रेप्लिका है, ठीक है। इसी को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में आपको सबसे अच्छे से समझना है। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का रोल आपको क्लियर हो गया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, क्योंकि यहां पे क्लोनिंग होती है, रेप्लिका बनता है। रेप्लिका मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने इंट्रोड्यूस किया है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। तो बेटा एक चीज तो क्लियर हो गया ना कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में मेनली दिस इज अ साइट वेयर रेप्लिकेशन बिगिंस। ओके, अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये PBR 322 का डायग्राम है और PBR 322 सबसे पहला आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड वेक्टर है। और इस पे देखिए ये वो साइट है, ये वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है जहां डीएनए अनजिप्ड होगा और क्लोनिंग स्टार्ट होगी। मगर क्लोनिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोनिंग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसी पर्टिकुलर साइट पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। बिकॉज अगर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेके आए हैं या हमारी बॉडी से कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है वो यहां बाइंड नहीं होगा। आई रिपीट, जो आप सेगमेंट ऑफ डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके गए हैं वेक्टर में वो इस पर्टिकुलर एरिया पे बाइंड नहीं होगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होते हैं। क्लियर ना? तो ये वो साइट है वेयर रेप्लिकेशन बिगिंस। क्लियर? तो हर एक वेक्टर के पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए फॉर क्लोनिंग, ओके, फॉर मल्टीपल कॉपीज, वट एवर यू वॉन्ट टू रिमेंबर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका? वेक्टर के पास ROP भी होना चाहिए। ये ROP आप देख रहे हैं ना, ROP मतलब प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखिए बेटा, जितना इंपॉर्टेंट रोल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का है उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन का है। पता है क्यों? क्योंकि सपोज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जैसे भी आपको मैंने दिखाया था एक डायग्राम के थ्रू कि कैसे डीएनए कॉपी करता है। मान लीजिए ये आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है, ओके, जो आप यहां अनजिप्ड होता हुआ दिखा रहे हैं, यहां पे बॉन्ड लगा है, ये अनजिप्ड है, बॉन्ड टूट गया है। और इसको अब इस स्ट्रैंड को अपना रेप्लिका बनाना है। तो रेप्लिका बनाने के लिए आपको तो जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड कर दिया आपने, जहां पे भी आपको रिस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड होगा, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट तो बाइंड कर दिया, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर साइट से रेप्लिका बनाना स्टार्ट करेगा ना। तो रेप्लिका के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? आपको वो एंजाइम चाहिए ना जो पॉलीमर्स बनाए। तो डीएनए पॉलीमरेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि पॉलीमरेज डायरेक्टली बाइंड नहीं होता, ठीक है। तो पॉलीमरेज को बाइंड होने के लिए, ठीक है, पॉलीमरेज को बाइंड होने के लिए आप ये चीज जो देख रहे हैं ना, ये ROP है। ये वो पर्टिकुलर प्रोटीन है जो साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। और ये आपको याद रखना है, आपने इसको PCR में भी देखा होगा। अगर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, तब भी उसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो ये सपोज स्ट्रैंड है जिसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करके बॉन्ड्स को ब्रेक करके सेपरेट कर लेते हैं एज अ टेम्पलेट। और इस पे मुझे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे यहां बाइंड करना पड़ेगा ROP। याद करिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे ही हम प्राइमर्स भी बोलते हैं। प्राइमर्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जिस पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, फिर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए आप सीक्वेंस क्या याद रखेंगे? इट बाइंड्स टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड होगा। फॉर बाइंडिंग विद
ओके, फॉर बाइंडिंग विथ डीएनए पॉलीमरेज। तो दोनों फीचर्स क्लियर हो गए आपको। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, देखिए कॉन्सेप्ट्स अगर आप नहीं समझेंगे तो टॉपिक कभी समझ में नहीं आएगा, तो शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, क्योंकि ये चीज अगर आपने समझ ली तो टॉपिक्स बहुत इजी हो जाते हैं, बायोटेक बहुत इजी लगता है। तो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन क्लियर, ये वो साइट है जहां पे एप्लीकेशन होगा। एंड रिमेंबर, यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड नहीं होता है, यहां सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। और डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए हमें चाहिए प्रोटीन ऑफ एप्लीकेशन। तो प्रोटीन ऑफ एप्लीकेशन पहले ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन पे बाइंड होगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाएगा और ये अपना रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, बिल्कुल वैसे ही इसका रेप्लिकेशन है। थोड़ा सा अलग है क्योंकि आपने एनसीईआरटी में डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स डेफिनेटली पढ़ा है, अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वो वीडियो भी जरूर देखें। तो रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट तो सब में सेम है। चलिए, दो फीचर्स तो क्लियर। अब आते हैं इसके थर्ड फीचर पे, जो इस क्लोनिंग वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैं मानूंगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, आरओपी है, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा थर्ड फीचर भी है। सो द थर्ड फीचर इज प्रेजेंस ऑफ मार्कर्स। तो इसे हम वेक्टर्स के लिए सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज करते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स, देखिए मार्कर्स भी बेसिकली एक जीन ही है, वो जीन जो कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है वेक्टर को। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखिए, ये पर्टिकुलर जो जीन है ना, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, हम इसकी भी बात करेंगे। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन क्या है? टेट्रासाइक्लिन्स आर एंटीबायोटिक्स, तो इस पे टेट्रासाइक्लिन एक्ट नहीं करेगा। और इस पे तो दो मार्कर प्रेजेंट है, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है, यानी इस पे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करेंगी। तो मार्कर का मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि मार्कर इज बेसिकली अ जीन। ओके, मार्कर क्या है? मार्कर एक जीन है। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मार्कर्स बहुत कॉमन है। ये जो टू टाइप्स ऑफ मार्कर एज ए जीन, बिकॉज जीन कोड फॉर सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। और ये जो टू मार्कर्स हैं, इसमें फर्स्ट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो आप देख ही रहे हैं इस डायग्राम में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और सेकंड है एंजाइम कोडिंग जीन। ओके, एंजाइम कोडिंग जीन। और एंजाइम कोडिंग जीन में अल्फा लैक्टोज जेड जीन विच कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बेटा ये आपके दो कैटेगरीज हैं एज अ पॉपुलर सिलेक्टेबल मार्कर्स। मार्कर का फंक्शन क्या है? मार्कर्स हेल्प्स इन सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या हैं? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंजाइम कोडिंग जीन, जिसपे एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। ओके, एंड एज वेल एज जितना इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है। अब ये ट्रांसफॉर्मेंट्स कैसे काम करता है, कैसे ये इसको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, इसे समझिए। मान लीजिए मेरे पास दो मीडियम है। ओके, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है।
और ये हमारा सेकंड मीडियम है। ठीक है, ये हमारा सेकंड मीडियम है। और इस मीडियम में, फर्स्ट वाले मीडियम में मेरे पास नॉर्मल मीडियम है, इसमें एंटीबायोटिक्स एडेड नहीं है, तो मैं इसको सिर्फ एक नॉर्मल कल्चर मीडिया की फॉर्म में मेंशन कर रहा हूं। और इस वाले में एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, तो इसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है इसमें। अब इन दोनों में मैंने ई कोलाई को ऐड किया एज ए वैक्टर, ये जो PBR 322 वाले वैक्टर्स है, तो ये हो गया PBR 322 का एक नॉर्मल वर्जन भी हम ले लें। ठीक है बच्चों, और एक हम ले लेते हैं वो जिसपे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। देखिए ये है इस पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब देखिए यहां नॉर्मल कंडीशन में क्या है ना, ये एंटीबायोटिक मीडियम तो है नहीं, तो एंटीबायोटिक मीडियम नहीं है तो यहां इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। बट इस कंडीशन में क्या है, देखिए ये एंटीबायोटिक का मीडियम है, और जैसे ही मैं यहां ऐड करूंगा नॉर्मल ई कोलाई को जिसके पास वो मार्कर नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा, मगर इस पे क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर है, इस पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर है, तो इस पे इस एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक वाले मीडियम में भी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर्टी है। क्लियर ना? तो इस पे एम्पिसिलिन एक्ट नहीं करने वाला। सेम चीज आप यहां देखिए, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब कि अगर PBR 322 को किसी एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट करने की कोशिश भी की जाए तब भी एंटीबायोटिक इस पे एक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किस चीज में हेल्प कर रही है? इसके मल्टीप्लिकेशन में, यानी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। नॉर्मल ई कोलाई ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो इनके पास ये टेंडेंसी है कि ये इस मीडियम में मल्टीप्लाई कर सकता, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गए। नॉर्मल ई कोलाई के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। वेरी सिंपल। सेम चीज हम एंजाइम कोडिंग जीन के साथ भी करते हैं। ठीक है, अल्फा लैक्टोज जेड जीन ये बीटा कलेक्टोसाइडेज को कोड कर रहा है। तो अगर आपने लैकोपेरॉन पढ़ा तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जैसे ही लैक्टोज की एंट्री होती है ये बीटा कलेक्टोसाइडेज, ओके, बीटा कलेक्टोसाइडेज ये उसको ब्रेक करने के लिए इस जीन का जल्दी से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर लेता है और ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स बनाता है या एंजाइम्स बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्लियर ना? अब पता है आपको मैं बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत से बच्चे वेक्टर्स में नहीं समझते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे मैंने एक चीज बताई थी, यहां सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज ऐड होता है ना, बट जहां जहां ये मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं ना, यहीं पे जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है या जीन ऑफ इंटरेस्ट बाउंड होता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना आपको कि अगर आपको इस वेक्टर में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड करना है तो वो मार्कर्स वाली साइट ही होंगी जिसको आप निकाल के, ठीक है, मान लीजिए मैं यहां शो कर रहा हूं, इस साइट को आप कट करेंगे बैसिलस अमाइलोली वाले बैक्टीरिया से लिए हुए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और फिर इस पर्टिकुलर साइट पे, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाला जो मार्कर है अब तो वो हट गया, और यहां मैंने बाइंड कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है ना? जीन ऑफ इंटरेस्ट वही बाइंड होगा जहां पे मार्कर्स होते हैं, यानी अब ये प्रॉपर्टी खत्म जीन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी खत्म। इसीलिए बच्चों इस फिनोमेना को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोलते हैं।
इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली एनसीईआरटी ने इसे एंजाइम के लिए मेंशन किया है, बट ये सेम चीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए भी मेंशन होती है। अब आपको बात समझ में आ गई। 3 फीचर्स आपने देखे हैं। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, जहां पे पॉलीमरेज बाइंड होगा, बट उससे पहले वहां पे प्रोटीन ऑफ एप्लीकेशन बाइंड होगा। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन पे कभी भी फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड नहीं होता है, वो बाइंड होगा मार्कर्स पे। क्लियर हुआ? तो 3 फीचर्स क्लियर। अब आते हैं फीचर नंबर 4 पे। अब फीचर नंबर 4 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फीचर नंबर 4 वेक्टर का बेसिक है। बेसिक क्या है वेक्टर्स पे? देखिए, अब दोबारा इसको नॉर्मल PBR 322 का रूप दे दिया जाए, है ना। ये हमें सिर्फ समझना था कि मार्कर्स के पॉइंट पे ही आप एलियन डीएनए ऐड करते हैं। चलिए, क्लियर हो गया बच्चों? बैसिलस अमाइलोली, ठीक है। अब 4th फीचर क्या है हमारा? 4th फीचर है रिस्ट्रिक्शन साइट्स। तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स का मतलब बेसिकली, इसको भी बेस से समझिए आप। अगर आपने बेस से नहीं समझा तो रिस्ट्रिक्शन साइट की भी समझ में नहीं आएगा। अब इस ट्राइग्राम को देखिए, यहां नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है। बैसिलस अमाइलोली की है, स्ट्रेप्टोमाइसिस अल्बस की है, ई कोलाई की है। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स साइट्स प्रेजेंट है। रिस्ट्रिक्शन साइट डीएनए की वो साइट होती है जहां पे हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ये चीज मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी एक्सप्लेन की है, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। वीडियो एक बार देख लें आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। तो रिस्ट्रिक्शन साइट पे स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, है ना। दीज आर द स्पेसिफिक साइट्स ऑन द डीएनए, ठीक है। और ये वो साइट्स हैं जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है। एट विच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मैं आर डिनोट कर रहा हूं, कट्स द डीएनए, जहां पे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज पढ़ा है एज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टॉपिक या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टॉपिक में आपने पढ़ा है, तो आपको ये चीज पता होगी कि ये जो स्पेसिफिक साइट होता है ना, इसी स्पेसिफिक साइट को बोलते हैं पैलिंड्रोम। ओके, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और पैलिंड्रोम। और बच्चों एक बात याद रखना, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना पैलिंड्रोमिक रिस्ट्रिक्शन, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, जिसको पैलिंड्रोमिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स या पैलिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें अराउंड 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये चीज एक एग्जांपल के तौर पे समझी जा सकती है कि अगर ई कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यहां कट करना है, तो डेफिनेटली ये जो साइट मार्क्ड है, इस पे इसका अपना पैलिंड्रोम सीक्वेंस होगा। और वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है? ई कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलिंड्रोम सीक्वेंस है GAATTC, GAATTC। क्लियर हुआ? तो ये सीक्वेंस होगा, तभी ई कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट करेगी। बात समझ में आ गया? तो आई होप रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब भी क्लियर हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे लास्ट फीचर्स की तरफ। द लास्ट फीचर इज द साइज ऑफ वेक्टर। बहुत सारे वेक्टर्स आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड हैं, तो किस साइज ऑफ वेक्टर को प्रेफर किया जाता है फॉर क्लोनिंग? तो इसमें एक छोटा सा आपको पॉइंट याद रखना है कि स्मॉल साइज वेक्टर ही प्रेफर किए जाते हैं। और स्मॉल साइज वेक्टर प्रेफर क्यों किए जाते हैं? ठीक है, स्मॉल साइज वेक्टर इज प्रेफर्ड, उसका रीजन यही है क्योंकि लार्ज वेक्टर्स में लार्ज मॉलिक्यूल्स टेंड टू ब्रेक इजीली, वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स टेंड टू ब्रेक
इजीली, इसीलिए आप स्मॉल साइज वेक्टर को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। अब हम लोग एक पॉपुलर वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं PBR 322 को। तो आई होप ये सारे फीचर्स आपको क्लियर, और बात आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि ये सारे फीचर्स हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हर एक वेक्टर के पास है, हर एक वेक्टर के पास ये सारे फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सो द फर्स्ट वेक्टर, और ये पहला वेक्टर जो है ये पहला आर्टिफिशियल वेक्टर कंस्ट्रक्टेड भी है। तो ये PBR 322 ये है क्या? तो PBR 322 इज द प्लास्मिड वेक्टर कंस्ट्रक्टेड बाय बॉलीवर एंड रॉड्रिगुइज। ठीक है बच्चों, बॉलीवर एंड रॉड्रिगुइज। तो PBR, ओके, मैं इसे अंडरलाइन भी कर दूं, PBR 322 ऑर्डर ऑफ डिस्कवरिंग। ठीक है, तो ये पहला आर्टिफिशियल वेक्टर था, फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर कंस्ट्रक्टेड इन बायोटेक्नोलॉजी। ये सबसे पहला वेक्टर है, ओके, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहला वेक्टर। और इस वेक्टर की एक स्पेशलिटी क्या थी? इस वेक्टर में कुछ आपको स्पेसिफिक चीजें जो डायग्राम में भी दिख रही है, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स थे। तो 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और ये 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में एक है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और सेकंड है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो दोनों ही एंटीबायोटिक्स इसके ऊपर काम नहीं करती हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। और इस वेक्टर पे आप अपने एनसीईआरटी में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वेक्टर पे टोटल 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। और बच्चों यहां पे एक पॉइंट क्या बनता है कि एक से ज्यादा अगर रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, है ना, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिस्ट्रिक्शन साइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं इन ए वेक्टर, रिस्ट्रिक्शन साइट इन ए वेक्टर, एक से ज्यादा अगर रिस्ट्रिक्शन साइट है वेक्टर में, तो इट इज टर्म्ड एज मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ओके, तो इसको MCS या मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं। और इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट का एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या मिल जाता है? देखिए, एडवांटेज ये मिल जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इन द चॉइस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नंबर ऑफ साइट्स है तो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज कर सकते हो। एक ही साइट होगी तो एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलिंड्रोम होगा वहां पे, तो एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम उसको कट कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट का एडवांटेज क्या बनेगा? एडवांटेज बनेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और डिसएडवांटेज क्या बनेगा इसका? डिसएडवांटेज बनेगा इसका कि जितने ज्यादा क्लोनिंग साइट उतने ज्यादा इसके फ्रेगमेंट्स। ओके, तो मैं डिसएडवांटेज को यहां थोड़ा सा पोर्शन लेके एक्सप्लेन करूं। एडवांटेज तो आप समझ ही गए हैं, तो डिसएडवांटेज में मैं ये पॉइंट मेंशन कर दूं बच्चों, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसएडवांटेज में क्या होगा? इट टेंड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ
है ना, नंबर ऑफ साइट्स, तो मतलब इट ब्रेक्स इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट। तो ये नंबर ऑफ फ्रेगमेंट में ब्रेक होगा तो ये पूरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस है ये कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स। कि एक भी फ्रेगमेंट अपने साइज के अकॉर्डिंग, अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो जाएगा तो इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। So this is the first popular vector PBR322 and इसका सबसे important significance 2 antibiotic resistance chain, 8 restriction site, 1 origin of replication, मैं ये भी mention कर रहा हूँ यहाँ पे 1 origin of replication and 1 protein of replication, okay? सो इसको यहां मेंशन करते हैं 1 origin of replication and 1 protein of replication। चलिए ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड जो पॉपुलर वेक्टर है दैट इज PUC, जिसपे एनसीईआरटी ने एक टॉपिक और एक्सप्लेन किया हुआ है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का रोल क्या है इसको समझने के लिए अब हम यहां से ये दोनों मार्कर्स हटा लें, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है PUC में, तो बहुत सारी साइट्स भी नहीं है, तो हम PUC को ऐसे समझेंगे कि PUC पहले है क्या। PUC इज द प्लाज्मिड वेक्टर फॉर्म्ड बाय, कंस्ट्रक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो प्लाज्मिड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, प्लाज्मिड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। क्लियर। अब PUC के पास एक मार्कर है, ठीक है। जो मार्कर है वो है अल्फा लैक्टोज जेड जीन, ठीक है। ये वो जीन है, मैं इसको ऐसे मेंशन कर दूं जेड, ये वो जीन है विच अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, देन ट्रांसलेशन, और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बाद इट कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ओके। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जहां पे मार्कर होते हैं वहीं पे एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड होता है। सो एलियन डीएनए और फॉरेन डीएनए, और सीधा मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, बाइंडिंग टू दिस साइट। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां बाइंड हो गया तो बेटा ये चीज तो क्लियर है ना कि ये जीन रिमूव होगा तब तो आप एलियन डीएनए बाइंड करोगे। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंडिंग टू दिस साइट लीड्स टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्यों हुआ है इंसर्शनल एक्टिवेशन? क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में ये चीज क्लियर है कि बाय द रिमूवल ऑफ अल्फा लैक्टोज जेड जीन एज अ मार्कर और एलियन डीएनए को बाइंड किया है हमने इस पर्टिकुलर साइट पे, तो इंसर्ट करने की वजह से इनएक्टिवेशन हो गया एक इंपॉर्टेंट जीन का जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड कर रहा था। इसी फिनोमिना को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। सो आई होप वेक्टर्स के ये सारे फीचर्स, ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, ये टॉपिक समझ में आया है, तो चैनल को अपना प्यार जरूर दें, लाइक बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर एज मच एज यू कैन, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इससे हम लोग को भी ना एक कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है, एक बूस्टअप मिलता है, ताकि ऐसी वीडियोस हम लोग और लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।